हेलो, मैं हूं इंजीनियर डीपी यादव। अमित परिवार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक सेल, वैद्युत सेल। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप देखें तो इससे क्वेश्चन आपके पीसीएस में, एसएससी में, हर जगह टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, एनटीपीसी, चाहे वो एएसएम हो, चाहे गुड्स गार्ड हो, चाहे टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, यहाँ तक कि जो इंटरमीडिएट का फिजिक्स है उसमें भी सेल है। अतः ये चैप्टर जो है सबको सूट करेगा, चाहे वो इंटरमीडिएट का बच्चा हो पढ़ने वाला, तैयारी करने वाला, चाहे एनटीपीसी का कोई तैयारी कर रहा है या पीसीएस की तैयारी कर रहा है या फिर टेक्निकल पोस्टों की तैयारी कर रहा है, उस सबके लिए बहुत ही सूटेबल है। और हमेशा इससे एक या दो क्वेश्चन अवश्य आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो इसको हम लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना है और इसको मैं इतना इजी बना दूंगा। फिजिक्स अगर आप मानते हैं तो ये फिजिक्स है, अथवा टेक्निकल मानते हैं तो ये टेक्निकल है। जो जैसा बच्चा है वो उसके लिए वैसा सूट करेगा। तो आपको इतना इजी गोइंग बना दूंगा, देखेंगे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट सेल से संबंधित एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट आपको लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसको आपको समझा दूंगा। वैसे आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप देखिएगा एक एक पॉइंट आपको जो है मैं बताता जाऊंगा और जहां पर इम्पोर्टेंट जितना क्वेश्चन है जो पूछा गया है कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में, उसे भी कराता जाऊंगा, बताता जाऊंगा, हाईलाइट करता जाऊंगा। उसके बाद आपको इससे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, प्लस एक सर्किट दे देता है और उस सर्किट से पूछता है कि इसमें कितनी धारा बह रही है, कितना इसका रेजिस्टेंस है, या फला रेजिस्टेंस में कितने एम्पियर की धारा बह रही है, वहाँ पर वोल्टेज कितना जा रहा है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोगों को थ्योरी के साथ साथ इस चैप्टर के न्यूमेरिकल भी बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत ध्यान से पढ़ने हैं। और आप लोगों को बार बार मैं आगाह करता हूँ कि जो चैप्टर हमें कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन भी दे देता है, पढ़ा लिखा हुआ आपका आता है, आप उसे करते हैं, तो वही चैप्टर हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आइए हम लोग चलते हैं, देखते हैं इलेक्ट्रिक सेल, वैद्युत सेल। पिछले दिनों ये बात हुई कि सेल हमारी एक ऐसी युक्ति है जो किसी भी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर स्थापित कर देता है। वो आपने पढ़ा कि विभवांतर स्थापित करते ही पूरी सर्किट में वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है और जिससे आपके मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगने लगता है और वो परिपथ में सर्कुलेट होने लगता है और हमें धारा मिलने लगती है। तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके परिपथ में होते हैं, आपके वायर में होते हैं, आपके कंडक्टर में होते हैं, न कि आपके सेल में होते हैं। सेल की तुलना टुल्लू पंप से की गई है। जैसे आपके टुल्लू पंप में कोई भी पानी नहीं होता है, पानी आपके नदी तालाब में होता है, टुल्लू उस पर एक सेंट्रीफ्यूगल बल लगाकर और उसे खींचकर हम तक पहुंचाता है, तो हम कहते हैं हमारा टुल्लू बहुत अच्छा पानी दे रहा है, जबकि टुल्लू में कहीं पानी है नहीं। ठीक उसी प्रकार से ये सेल अथवा बैटरी जो है वो हमें डीसी देती है। पहली तो पॉइंट यही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि सेल हमें कौन सी धारा देता है, तो दिष्ट धारा देता है। तो सेल या बैटरी हमें डीसी देती है। हम लोग अभी इसकी और भी पॉइंट्स लिखते हैं और इसकी भी तुलना जो है उस टुल्लू पंप से की गई है। सेल की तुलना कि जैसे आपके टुल्लू में पानी नहीं होता है, पानी कहीं और होता है, केवल वो पंप उस पर पानी के अणुओं पर बल लगाकर हम तक पहुंचाता है, तो हम कहते हैं हमें बहुत अच्छी जल धारा मिल रही है। ठीक वैसे ही ये सेल भी जो है आपके चालक में, आपके वायर में, आपके कंडक्टर में, आपके वाइंडिंग में या आपके सर्किट में, परिपथ में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर उसी तरह से एक बल लगाता है जिसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल। उस बल के कारण
हमारा जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन परिपथ में सर्कुलेट होने लगता है। आपको ये भी बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन सदैव निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलते हैं अथवा ऋण सिरे से धन सिरे की ओर चलते हैं, जबकि धारा का बहना इनके चलने के विपरीत माना जाता है अथवा धन से ऋण की ओर माना जाता है। तो आइए बेटा हम लोग इससे आगे चलते हैं और इस पर और भी कोई पॉइंट्स जो मुख्य हैं वो हम लोग देखते हैं। तो पहली पॉइंट तो यही देख लें कि आप सेल को कैसे जो है सिंबल बनाएंगे। तो ये सेल का सिंबल देख लें या प्रतीक, उसे आप हिंदी में कहेंगे सेल का प्रतीक क्या है। तो सेल को हम लोग जो है ऐसे बनाते हैं, ऐसे एक लाइन हमारी जो खड़ी लाइन है ये जो है धन को व्यक्त करती है, ये धन को व्यक्त करती है, ये ऋण को व्यक्त करती है और ये इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर को डिनोट करता है। तो सेल को हम लोग जनरली ऐसे डिनोट करेंगे और वैसे इन जनरल जो है हम लोग केवल सेल को ऐसे बना देते हैं। ये सिरा जो खड़ी पाई बड़ी होती है उसे धन कहते हैं, छोटी वाली को ऋण कहते हैं। ऐसे है, लेकिन ऐसे जब हम डिनोट करेंगे तो हमारा आंतरिक प्रतिरोध सेल का स्मॉल आर, जिसकी हम लोग पिछले दिनों गणना किए कि R बराबर K इंटू एल बाई ए होता है, तो वो हम लोग जो है यहाँ पर ऐसे बनाएंगे। दूसर की पॉइंट आप लिख लें, बहुत पूछता एक क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये, जो है आपके आरआरबी में या रेलवे में, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, 1 लाख बार पूछा गया क्वेश्चन है ऐसे। तो ये पूछता है कि लेड एसिड बैटरी में, लेड बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लें, लेड एसिड बैटरी में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रयुक्त होता है? वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य प्रयुक्त होता है। तो आपका आंसर है तनु H2SO4, डायलूट H2SO4, जिसे आप सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। एक क्वेश्चन और भी आपसे इसी से जो है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है आपके रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी 1 लाख बार से ज़्यादा बार पूछा है कि ऑटोमोबाइल में कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है, ये भी बहुत पूछा है। ऑटोमोबाइल में कौन सी बैटरी प्रयोग की जाती है? तो आंसर होगा लेड एसिड बैटरी। आंसर क्या है? लेड एसिड बैटरी। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा है। अगली पॉइंट, इसके तनु H2SO4 जो आपका वैद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट है, इसका आपेक्षिक घनत्व या विशिष्ट गुरुत्व 1.28 रखते हैं। क्योंकि इस पर इसका आंतरिक प्रतिरोध
इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर न्यून होता है, कम होता है। अगली पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें लेड पर ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। लेड पर ऑक्साइड यानी कहेंगे PbO2, की धन प्लेट जिसे आप एनोड बोलेंगे, पोस्ट में एनोड, जिसका रंग भूरा होता है। और शुद्ध लेड यानी Pb, शुद्ध Pb की ऋण प्लेट लगाई जाती है या बनी होती है। अगली पॉइंट भी बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा गया है, लिख लें। ऋण प्लेट जिसे बेटा आप कैथोड कहेंगे, तो इसमें जो प्लेट हम लोग बैटरी में प्लेट लगाते हैं, तो ऋण प्लेट में प्लेटों की संख्या या बैटरी में लिख लें, ऐसे लिख लें, बैटरी में ऋण प्लेटों की संख्या, धन प्लेटों से एक अधिक होती है या रखी जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धन प्लेटों से एक अधिक रखी जाती है। अगली पॉइंट आप लिखना चाहें, अगली पॉइंट लिख लें। इसे 1.18 इसका विशिष्ट गुरुत्व, जब ये डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसका विशिष्ट गुरुत्व 1.18 आ जाएगा, तथा इसका विभव डिस्चार्ज होने के बाद इसका 1.18 विशिष्ट गुरुत्व डिस्चार्ज लिख देते हैं, के समय या डिस्चार्ज के बाद। डिस्चार्ज का मतलब समझ रहे हैं ना, जब हम लोग सेल से ऊर्जा लेंगे या बैटरी से ऊर्जा लेंगे और वह परिपथ में धारा प्रवाहित कराएगा,
तो हम कहेंगे कि हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। और जब हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक करंट डालकर और उसे चार्ज करेंगे तब हम कहेंगे कि इसे चार्ज कर रहे हैं। तो चार्ज और डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज के बाद 1.18 विशिष्ट गुरुत्व हो जाता है तथा 1.8 वोल्ट EMF हो जाता है। हो जाए तो सेल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, अन्यथा सेल रिचार्ज नहीं होगा। अगली पॉइंट हम लोग देखें, जब इसे चार्ज कर देते हैं। अगली पॉइंट, जब चार्ज कर देते हैं तब इसका विद्युत वाहक बल कल परिभाषित किया गया, जिसे EMF कहते हैं। विद्युत वाहक बल कैपिटल E से डिनोट करते हैं। विद्युत वाहक बल कैपिटल E बढ़कर 2.2 वोल्ट हो जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें रहीं सब, आप लोग इसे बाकायदे नोट कर लें। अक्सर कंपटीशन में पूछे गए ये सब प्रश्न हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, अगली पॉइंट हम लोग लिखेंगे, सेलों के संयोजन को बैटरी कहते हैं। अगली पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके कंपटीशन में यहाँ तक कि PCS वगैरह में, CPMT में हर जगह पूछता है। और ये 1 लाख बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। 1 लाख का मतलब कि आप इसकी महत्ता को समझें, और ज़्यादा बार पूछा गया है। तो ये बैटरी की क्षमता बहुत पूछता है। बैटरी की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो लिख लें, बैटरी की क्षमता एम्पीयर घंटा में व्यक्त की जाती है। एम्पीयर गुणे घंटा या एम्पीयर घंटा में व्यक्त की जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हम लोग कई सेलों को आपस में जोड़ देते हैं तो उसे हम लोग
बैटरी कहते हैं। यानी बैटरी है क्या, एक बॉक्स के अंदर जब हम लोग कई सेलों को आपस में सीरीज में या समांतर में या मिश्रित क्रम में जोड़ देते हैं और उससे फिर टर्मिनल यानी सिरे बाहर कर देते हैं, तो वो हमारी बन जाती है बैटरी। और अगली पॉइंट, सेल अथवा बैटरी हमें दिष्ट धारा प्रदान करती है। हमें दिष्ट धारा, कोष्ठ में डीसी, डायरेक्ट करंट प्रदान करती है। डीसी अपनी उपयोगिता बनाए हुए है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, चार्जिंग में, इन सब जगहों पर हम लोग डीसी का ही प्रयोग करते हैं। तो सेल अथवा बैटरी हमें दिष्ट धारा या डीसी करंट, जिसे आप कहेंगे डायरेक्ट करंट, ये हमें प्रदान करती है। और इसी से हम लोग जो है अपनी बैटरी भी चार्ज करेंगे, जो भी है आपका वो सब इलेक्ट्रोप्लेटिंग है और इलेक्ट्रोमैग्नेट है, ये सब बनाने में डीसी का ही प्रयोग करते हैं। अगली पॉइंट लिख देते हैं। बहुत पूछता है बैटरी आवेशन, बैटरी आवेशन जिसे आप कहेंगे चार्जिंग। जैसे आप अपनी मोबाइल चार्ज करते हैं, जैसे आप अपनी मोबाइल चार्ज करते हैं, तो वैसे वही है आवेशन। आवेशन का मतलब चार्ज करना। तो बैटरी आपके मोबाइल में भी लगी हुई है, उसे हम लोग चार्ज करते हैं। तो हम लोग उसमें बोर्ड में लगाते हैं जिसमें एसी हम लोगों के घरों में आ रही है। लेकिन चार्जर क्या करता है, उसमें रेक्टिफायर लगा हुआ है, दिष्टकारी लगा हुआ है, वो एसी को डीसी में बदल देता है। और वो भी एसी 220 वोल्ट को आपके बैटरी के हिसाब से 6 वोल्ट में, 12 वोल्ट में, 4 वोल्ट में, जैसी बैटरी लगी है उस हिसाब से उतने वोल्टेज का वो डीसी कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए इसलिए मोबाइल चार्जर का हम लोग प्रयोग करते हैं। बिना मोबाइल चार्जर का अगर प्रयोग न करें तो क्या होगा, डायरेक्ट आपके मोबाइल में एसी चली जाएगी और वो भी 220 वोल्ट की चली जाएगी और बैटरी दब जाएगी। तो इस तरह से बैटरी आवेशन में, आवेशन यानी चार्जिंग में, कामा इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में, आदि में डीसी का ही प्रयोग किया जाता है। सेल भी हमें डीसी देगा। ये भी क्वेश्चन आपका 1 लाख बार पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि बैटरी चार्जिंग में कौन सी धारा का प्रयोग किया जाता है, तो डीसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि बैटरी आवेशन में आप डीसी का ही प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी करेंगे। और इलेक्ट्रोमैग्नेट, वैद्युत चुंबक, वैद्युत चुंबक क्या है, या खाली इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में या मैग्नेट बनाने में, आप मैग्नेट भी लिख सकते हैं बनाने में, इस सब में जो है हम लोग डीसी का प्रयोग करते हैं। तो ये अपनी उपयोगिता इतना सब कुछ हो गया है। एसी हर जगह सर्वत्र व्याप्त है, चाहे आप उद्योग, कारखाना, फैक्ट्री, घर में कहीं भी आप देखेंगे तो एसी का ही उपयोग है। लेकिन इन सब कार्यों में जो है डीसी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इतना विकास होने के बावजूद भी हम लोग डीसी का अभी भी प्रयोग करना हमारी मजबूरी है। तो हम लोग एसी को ही, अब डीसी हम लोग सेल बैटरी से न लेकर हम लोग एसी को ही जो है वो चार्जर के द्वारा, जिसके अंदर जो हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ है,
दिष्टकारी हिंदी में कहते हैं, वो लगा हुआ है, और जो AC को DC में बदल देता है, तो वो हमारा काम जो है हमारा चार्जर करता है, और फिर हमें DC हमारे मोबाइल में जाने लगती है और हमारा मोबाइल की बैटरी चार्ज हो जाती है। अगली पॉइंट, चार्जिंग DC का वोल्टेज सेल के EMF से 10% अधिक रखते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चार्जिंग जब हम लोग करते हैं तो 10% चार्जिंग DC का वोल्टेज कामा सेल के EMF से 10% अधिक रखेंगे। देखें, ध्यान से देखें, जब हम लोग चार्ज करेंगे, जैसे ये हमारा सेल है, एक छोटा सा सेल बना दिया, ये हमारा सेल है और इसे हमें चार्ज करना है। इसमें दो हमारे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक मान लीजिए कॉपर का और दूसरा जिंक का, ये लगा हुआ है इलेक्ट्रोड ऐसे। ये हमारा सेल हो गया। अब जब हम इसे चार्ज करेंगे तो इसमें धारा, अगर ये धन सिरा है तो धन वाले से डालेंगे और ये ऋण, तो यहाँ से हम DC सप्लाई इसमें देंगे, ऐसे देंगे। ये DC सप्लाई ऐसे धारा जाएगी और इधर ऐसे इलेक्ट्रोलाइट से होते हुए जाएगी। तो यहाँ का सप्लाई वोल्टेज भी जब हम लोग इसमें डालेंगे तो धारा ऐसे जाएगी चार्जिंग के समय। ये हम लोग चार्ज कर रहे हैं, तो यही है सेल अथवा बैटरी को चार्ज करना। तो हम लोग इसका यहाँ पर जो ये वोल्टेज रखेंगे, यही 10% बेटा अधिक रखेंगे इसके विद्युत वाहक बल E से। तो ये जब 10% सप्लाई वोल्टेज, इसे हम सप्लाई वोल्टेज कहेंगे अथवा चार्जिंग वोल्टेज कहेंगे, तो चार्जिंग के समय क्या होगा, DC के धन सिरे को हम लोग सेल के धन सिरे से जोड़ देंगे और DC के ऋण सिरे को या ऋण टर्मिनल को हम लोग सेल के ऋण से जोड़ देंगे। अब क्या होगा, जो धारा I इसमें जाएगी वो इस रास्ते से होते हुए ऐसे जाएगी। तो इलेक्ट्रोलाइट में आप देखेंगे कि सेल के अंदर बहुत पूछता है कि चार्जिंग के समय धारा किधर से किधर जाएगी। तो चार्जिंग के समय सेल के अंदर धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर जाती है। यह है चार्जिंग की पोजीशन, यह है चार्जिंग ऑफ सेल का ये चित्र हो गया बेटा। अब देखें तो ये 10% जब आप यहाँ किसी DC स्रोत से अपने सेल में धारा प्रवाहित कराएंगे, धन से इसके धन सिरे को जोड़ देंगे और ऋण से इसके सेल के ये ऋण सिरे को जोड़ देंगे। अब जो है 10% वोल्टेज अधिक लगाएंगे तो धारा किधर से किधर जाएगी। तो पहली पॉइंट इसमें या अगली पॉइंट आप लिख लें कि चार्जिंग के समय धारा सेल के अंदर धन प्लेट से, बहुत इंपॉर्टेंट, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली पॉइंट, जब चार्जिंग कराएंगे बेटा तो आप खुद कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए
यहाँ से आप वोल्टेज दे रहे हैं तो धीरे धीरे जो इसका विद्युत वाहक बल, अभी आपने कहा कि 1.18 तक वो इसका विशिष्ट गुरुत्व गिर जाता है और तथा इसका वोल्टेज 2.2 से घटकर 1.8 वोल्ट तक गिर जाता है। तो 1.8 वोल्ट से अब बढ़ना शुरू होगा इसका विद्युत वाहक बल E, और यहाँ पर इसका आंतरिक प्रतिरोध धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करेगा वो है V बराबर IR, जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा। अगर E और इस प्रतिरोध के द्वारा लिया गया वोल्टेज इन दोनों को जोड़ दें तो यहाँ से दिया गया वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो अतः बेटा चार्जिंग के समय आप देखेंगे कि चार्जिंग के समय क्या हो जाएगा, सप्लाई वोल्टेज V बराबर हो जाएगा E प्लस I इंटू R, ये सूत्र है। जबकि डिस्चार्ज जब करते हैं, डिस्चार्ज या डिस्चार्जिंग के समय आपने लिखा कि V बराबर होता है E माइनस IR के समय V बराबर E माइनस IR, ये इतना वोल्ट होगा। क्लियर हो गया? ये चार्जिंग का है, जिस समय हम चार्ज कर रहे हैं तो यहाँ से हम वोल्टेज देकर और इसका विद्युत वाहक बल बढ़ा रहे हैं और इसे फुल चार्ज कर रहे हैं तो ये 2.2 वोल्ट पर आ जाएगी, फुल चार्ज होकर ये सेल आ जाएगा। तो इसका विद्युत वाहक बल E और ये जो वोल्टेज ड्रॉप कल हम लोगों ने पढ़ा कि ओम के नियम के अनुसार V बराबर I इंटू R होगा, और इतना जो है ये वोल्ट, इस फार्मूले से इतना वोल्टेज सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r खा जाएगा। तो अतः जितना ये वोल्टेज खा रहा है वो और जितना इसका विद्युत वाहक बल E बढ़ रहा है, इन दोनों को जब आपस में जोड़ दिया जाएगा, IR को और E को जोड़ दिया जाएगा तो ये दिए गए सप्लाई वोल्टेज V के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से चार्जिंग के समय फार्मूला हो जाता है V बराबर E प्लस I इंटू स्मॉल r, और जब हम इसे बैटरी को डिस्चार्ज करेंगे तो ये चार्जिंग ऐसे हमारा हट जाएगा। अब हम इससे जो है कोई भी लोड जोड़ देंगे, तो लोड जोड़ देंगे। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आप बल्ब जलाने लगे तो ये बल्ब का ये रेजिस्टेंस कैपिटल R आपने बाह्य परिपथ में जोड़ दिया, तो अब धारा जो है सेल से जब डिस्चार्ज कराएंगे तो यहाँ से अब धारा जाएगी और ऐसे इसमें घुसेगी और फिर ऐसे ऐसे अब परिपथ चलने लगेगा। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि हमेशा धारा का प्रवाह धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है, तो ऐसे ऐसे अब धारा चलने लगेगी और उस समय आप देखेंगे कि इसी को कहते हैं टर्मिनल वोल्टेज भी। तो जब धारा ऐसे चलेगी, ऐसे आएगी, तो यही अब E का काम है। पूरा सेल में जो रासायनिक क्रिया होती है बेटा, उस रासायनिक क्रिया के कारण आपने देखा कि ये जो है धन विभव पर आ जाता है, ये ऋण विभव पर। इस तरह से सेल में एक ऑटोमेटिक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और आपने देखा है कि ड्रॉय सेल का विद्युत वाहक बल ऑलरेडी उस पर लिखा रहता है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक उस पर लिखा रहता है। तो ऐसे ही इसका भी जो भी वोल्टेज रहेगा वो जब फुल हो जाता है तो आप देखेंगे कि इसका जो भी वोल्टेज हो, विद्युत वाहक बल हो वो, तो उसमें से जब ये धारा ऐसे आपकी सर्कुलेट अब इधर की ओर होने लगेगी तो इतना दूर वो जो है केवल इलेक्ट्रोलाइट में से होकर धारा चलती है। नीचे दोनों इलेक्ट्रोड जुड़े नहीं रहते हैं, केवल ऊपर हम लोग जोड़ते हैं। तो जो
हमारा इलेक्ट्रोलाइट धारा के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, स्मॉल r से व्यक्त करते हैं और ओम में मापते हैं। तो जब धारा आपकी बहेगी तो स्मॉल r जो है ओम के नियम के अनुसार V बराबर IR वाले फार्मूले से कुछ न कुछ वोल्टेज खा जाएगा, तो IR वोल्ट खा गया। अब जो है इसको और इसको देखें तो E में से हमारा IR कम हो जाएगा, जितना खा जाएगा उतना घट जाएगा, और घटने के बाद जो E बचेगा वही हमें यहाँ सिरे पर मिलेगा, तो हम इसे कहेंगे टर्मिनल वोल्टेज या सिरे का विभवांतर। तो इस तरह से डिस्चार्जिंग के समय हो जाता है टर्मिनल विभवांतर V बराबर, या सिरे का विभवांतर, ये सिरे का विभवांतर है, यही है V। तो ये V बराबर हो गया E माइनस IR, जो ये खा गया अब ये माइनस चिन्ह लग जाएगा, तो E माइनस IR खा गया, ये आपका I इंटू R है, ये खा गया। तो ये फार्मूला तो पिछले दिनों ये आपको बताया गया था। आगे अब आप देख लें बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा है कि डिस्चार्ज के समय क्या इनमें संबंध होगा, तो आप कहेंगे V बराबर E माइनस IR होगा, और ऐसे V बराबर E प्लस IR है। हाँ, तो हम लोग देखेंगे हमारे सेल जो हैं, जैसे सेल, तो सेल हमारा वोल्टीय सेल है, डेनियल सेल है, इनका विद्युत वाहक बल 1.08 वोल्ट है। जबकि लेक्लांसी सेल व ड्राई सेल सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। आप लोग देखे होंगे ड्राई सेल, ये ड्राई सेल हम लोग अक्सर यूज करते हैं अपने टॉर्च वगैरह में, 2 सेल की टॉर्च, 3 सेल की टॉर्च, या रेडियो में हम लोग ड्राई सेल का प्रयोग करते हैं। तो उस ड्राई सेल में आप देखेंगे कि उस पर ऑलरेडी लिखा रहता है कि उसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। अब हम लोग आगे सेलों का संयोजन पढ़ते हैं, चलते हैं सेलों के संयोजन में। अगली पॉइंट लेते हैं हम लोग सेलों का संयोजन। सेलों को हम लोग जब आपस में संयोजित करते हैं तो वो एक तरह से बैटरी बन जाता है, लेकिन सेलों का संयोजन हम 3 प्रकार से करेंगे। तो लिख लें, सेलों का संयोजन 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है श्रेणी क्रम, जिसे कहेंगे सीरीज सीक्वेंस। दूसरा है बेटा पैरेलल या समांतर क्रम, और तीसरा है मिश्रित क्रम।
जिसे कहेंगे मिक्स्ड। ये 3 प्रकार से हम लोग जैसे प्रतिरोधों को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, और तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, उसी प्रकार से हम लोग सेलों को भी सीरीज में, समांतर में और मिक्स्ड क्रम में जोड़ेंगे और फिर देखेंगे कि सेल का विद्युत वाहक बल कुल मिलकर कितना हो जाएगा, कितना ये धारा देगा, ये सब सारी बातें, उसका कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा, इन सब बातों की गणना इसके अधीन हम लोग करेंगे, इस संयोजन के अधीन करेंगे। तो पहला सेलों को हम लोग लेते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में सेल को पहले जोड़ते हैं हम लोग। तो पहला लेते हैं सेल का संयोजन श्रेणी क्रम में, ये वाला लेते हैं। लेते हैं श्रेणी क्रम, पूरा आप लिख लेंगे, मैं शार्ट में लिख दे रहा हूँ श्रेणी क्रम। ये वाला सीरीज सेल आप पूरा लिखेंगे, सेलों का संयोजन श्रेणी क्रम में। एक छोटा सा चित्र यहाँ आपको बना के दे देता हूँ। जैसे ये आपका सेल है, ये सेल का सिंबल हो गया, और ये बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है जिसको ये सप्लाई दे रहे हैं। ये हो गया कैपिटल R को सप्लाई दे रहे हैं, ये हो गया R ओम, ये हो गया आपका लोड जिसे आप लोड भी कहेंगे, ये लोड प्रतिरोध है। ये लोड, जैसे बेटा फैन है हमारा, बल्ब है, उसका प्रतिरोध ये R ओम है, इसको ये सप्लाई दे रहा है। प्रत्येक सेल है, ये पहला सेल है, इसका विद्युत वाहक बल E है और इसका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, इसका भी विद्युत वाहक बल E वोल्ट है, आंतरिक प्रतिरोध, और इसका भी विद्युत वाहक बल E वोल्ट और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। और ऐसे जो है n सेल जुड़े हुए हैं। कितने सेल जुड़े हुए हैं? n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये हमारा श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम क्या है? तो पहली पॉइंट लिख लें श्रेणी क्रम में, जब एक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से कामा दूसरे का ऋण तीसरे के धन से इसी प्रकार आगे भी जुड़े तो इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। इसे श्रेणी क्रम कहते हैं। श्रेणी क्रम किसे कहेंगे? तो ये सिरा हम लोगों का जो खड़ी पाई बड़ी वाली है बेटा, ये धन होता है, और ये वाला छोटी जो है ऋण होता है, और साथ में रेजिस्टेंस जो R है स्मॉल r, वो उसका आंतरिक प्रतिरोध है, ओम में है। ऐसे ये धन है, ये ऋण है, ये धन है, ये ऋण है सिरा है, और धन से धारा अब इसमें जो है ऐसे चलेगी, ऐसे I एम्पियर की मान लीजिए धारा घुस रही है, तो ये ऐसे आएगी और ऐसे अपना परिपथ पूरा करती रहेगी।
तो अब आप देख रहे हैं कि आपके चित्र में जो है ई विद्युत वाहक बल के जिसके सबके आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर ओम है, ऐसे जो है n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हुए। परिभाषा के अनुसार आप देख रहे हैं कि जब एक सेल का ऋण सिरा दूसरे सेल के धन सिरे से, तो देखिए इस सेल का ऋण सिरा इसके धन सिरे से जुड़ गया, फिर दूसरे का ऋण सिरा तीसरे के धन से जुड़ गया, और तीसरे का ऋण सिरा ऐसे घूम कर आया और चौथे के ऋण यहाँ पर पहले के ऋण सिरे से जुड़ गया। तो जब इस टाइप का संयोजन करते हैं जस्ट लाइक टॉर्च, जैसे आप कहेंगे, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, जैसे टॉर्च में, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हम लोग जो है अपने घरों में जो टॉर्च यूज करते हैं, 2 सेल की 3 सेल की टॉर्च यूज करते हैं, तो उसमें ऐसे इसी क्रम में सेल को लगाते हैं। आप इसका चित्र देखना चाहें तो ऐसे भी आप चित्र बना सकते हैं कि देखिए ये ऐसे आप चित्र बना सकते हैं। एक सेल आपका ये हो गया जिसका ये धन सिरा हो गया, ये वाला धन सिरा है और ये वाला ऋण सिरा। फिर अब दूसरे का ऐसे ये वाला धन सिरा और ये ऐसे बना दिया, ये हो गया दूसरा सेल। फिर ये ऐसे, जब हम लोग ऐसे संयोजन करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं श्रेणी क्रम। सारे सेल जो है किस क्रम में जुड़ गए? श्रेणी क्रम में। ऐसे ही हम लोग टॉर्च के अंदर, ऐसे ही हम लोग टॉर्च के अंदर ऐसे ही लगाते हैं, एक का धन दूसरे का ऋण, ऐसे दूसरे का ऋण तीसरे का धन, ऐसे बेटा जोड़ते जाते हैं। तो ऐसे ही ये जुड़ा हुआ है, ये टॉर्च में ऐसे ही जोड़ते हैं, इसका ऋण सिरा और इसका धन सिरा, फिर इसका ऋण सिरा इसका धन सिरा। तो बहुत बढ़िया उदाहरण है इसका श्रेणी क्रम का, कि हम लोग ऑलरेडी अपने टॉर्च में सेल जो लगाते हैं वो श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अब फायदा क्या होता है श्रेणी क्रम में लगाने से? आप देखते होंगे एक सेल की आपकी टॉर्च है, तो एक सेल का आपका मान लीजिए कि ये 1.5 वोल्ट वाला ड्राई सेल है, तो इसका विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है तो 1.5 वोल्ट रहता है। लेकिन अगर 2 सेल लगा देते हैं तो 1.5 3 वोल्ट हो जाता है, और अगर 3 सेल लगा देते हैं तो 3 1.5 4.5 वोल्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये हमारी टॉर्च जो है 2 सेल की है। 2 सेल का मतलब 1.5 3 वोल्ट। 3 सेल की है तो 1.5 3 और 1.5 4.5 वोल्ट का हो जाता है। तो उसमें फिर बल्ब भी 4.5 वोल्ट के हिसाब से लगेगा, वो ज़्यादा प्रकाश देगा। 2 सेल वाला थोड़ा कम प्रकाश देगा और 1 सेल वाला बहुत ही कम प्रकाश देगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ये समझ गए कि अगर n सेल लगाएंगे तो कुल वोल्टेज या कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा NE वोल्ट। अगली पॉइंट लिख लें, इस तरह से ये बन जाएगी बैटरी। तो अगली पॉइंट इसमें लिख लें, कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल जिसे आप कहेंगे EMF बराबर हो जाएगा परिपथ का, बेटा परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल हो गया N गुणे E वोल्ट। क्लियर है? जैसे सेल में हम लोग लगाते हैं टॉर्च में सेल, तो एक का 1.5 वोल्ट है तो 2 का 3 वोल्ट हो जाता है। ऐसे ही 3 रहेगा सेल तो 3 1.5 4.5 वोल्ट हुआ। तो कैसे हुआ? हम लोग 1.5 में 3 का गुणा करते हैं। ऐसे ही n सेल होगा तो n का गुणा करेंगे E में, जिसका मान है 1.5 वोल्ट। तो ऐसे हमें नहीं मालूम है कि 1.5 वोल्ट है कि कितना है, इसलिए उसे E वोल्ट E वोल्ट E वोल्ट E वोल्ट ऐसे मान लिया गया। तो जैसे 3 E है ऐसे ही 4 E होगा, ऐसे ही n सेल है तो NE वोल्ट हो जाएगा। तो हो गया NE वोल्ट। तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे, परिपथ का या बैटरी का जो भी कहेंगे, परिपथ में लगे
सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध हो जाएगा, एक का स्मॉल आर है, दूसरे का तो 2R, फिर 3R, ऐसे ही N है, तो हो जाएगा NR। कितना हो जाएगा? NR ओम। कुल प्रतिरोध पूरा लिख देते हैं, कुल प्रतिरोध हो जाएगा NR ओम। अब हम लोग यदि इससे कुल धारा लिखें, अगली पॉइंट, यदि हम लोग कहें परिपथ का कुल, एक पॉइंट और लिख दें, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो हो जाएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध बराबर हो जाएगा R प्लस NR वोल्ट, NR ओम। प्रतिरोध है बेटा, तो NR ओम हो गया। देखिए कैसे हो गया, ये पूरे का N सेल ऐसे जुड़े हुए हैं, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध हो गया NR ओम, और फिर ये इसके साथ श्रेणी क्रम में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से परिपथ का कुल प्रतिरोध आप कहेंगे NR प्लस R अथवा कैपिटल R प्लस NR ओम। देखिए ये श्रेणी क्रम में ऐसे सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ गए हैं, तो इस तरह से हो गया परिपथ का कुल प्रतिरोध कैपिटल R प्लस NR ओम। अब हम लोग अगर धारा के लिए सूत्र लिखें, पांचवी पॉइंट अगर धारा के लिए लिखें कि परिपथ की कुल धारा, इस परिपथ में कुल धारा जो आई है, या यहाँ पर कुल शब्द लिख लें, कुल धारा आई बराबर कुल विद्युत, आपने ओम का नियम पढ़ा, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है V बराबर IR, अथवा V के जगह पर यहाँ पर सेल है तो E लिखा जाएगा, तो हो गया E बराबर IR, इसलिए I बराबर E बटे R। देख लीजिए I बराबर E बटे R, यानी अब हिंदी में अगर हम कहें तो कहेंगे कुल धारा I बराबर कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। देख लें, तो इस तरह से कुल धारा I बराबर हो जाएगा कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल कुल प्रतिरोध। कुल शब्द कहेंगे यानी टोटल, बराबर हो गया कुल विद्युत वाहक बल। आपने लिखा है, ये पॉइंट लिखा है, कुल विद्युत वाहक बल है NE वोल्ट, कुल विद्युत वाहक बल, तो उसको उतार दिया जाए NE वोल्ट हो गया, बटे कुल प्रतिरोध, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध है R प्लस NR, कैपिटल R प्लस स्मॉल NR, इतना हो गया एम्पियर। क्लियर हो गया? कहीं डाउट हो तो बताओ। ये हमारा फार्मूला हो गया, परिपथ में प्रवाहित या इस सेल से प्रवाहित कराई जाने वाली धारा I का मान हो गया कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, तो कुल विद्युत वाहक बल NE वोल्ट बटे कुल प्रतिरोध है R, और इनका आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल n गुणे स्मॉल r ओम है, तो वो श्रेणी क्रम में होने की वजह से जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हो गया, ये फार्मूला आपका आ गया कि I बराबर
ये फार्मूला आ गया। फार्मूला आ गया आई बराबर, पांचवी पॉइंट आपकी आ गई, आई बराबर एन ई बटे आर प्लस एन आर। कुल धारा आई के लिए फार्मूला आ गया। अब इसे हमें याद करना, इतना एम्पियर। अभी इस पर न्यूमेरिकल भी होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस पर न्यूमेरिकल भी होंगे, और ये न्यूमेरिकल जो है हम लोग अगले उसमें लेंगे टॉपिक में। तो अब यहाँ से देखें कि कब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ें सेलों को तो हमें फ़ायदा होगा। एक तो आपको मालूम हो गया कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वोल्टेज बढ़ जाता है या विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है। धारा कितना मिलेगी, तो धारा के लिए ये फार्मूला आ गया एन ई बटे कैपिटल आर प्लस एन आर, जहाँ पर कैपिटल आर हमारे लोड का यानी बल्ब पंखा जो भी हम यूज कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस है। तो अब हम लोग देखते हैं, अगली पॉइंट लिखेंगे इसमें, यहाँ अगली पॉइंट लिख देते हैं, यदि एन आर, यदि बेटा कैपिटल आर इज ग्रेटर देन एन आर, तब एन आर को नगण्य माने, तब आई बराबर एन ई बटे आर, ऐसे हो जाएगा। इसे नगण्य मान लें, तो ऐसे मैंने लिख दिया, बराबर हो गया एन गुणे एक सेल की धारा। ये देखिए ई बटे आर क्या है, तो ई एक सेल का विद्युत वाहक बल है और उसमें आर से भाग हो गया, तो एक सेल से कितनी धारा मिलेगी वो हो गया। चाहे ई बटे आर कहें अथवा ई बटे आर को कहें, एक सेल की धारा, और एक सेल की जितनी धारा है उसमें एन गुना हो गया, यानी इतने ये भी देगा इतने ये भी देगा। इस तरह से यदि एन सेल जुड़े हुए हैं तो एन गुना धारा हो गई। कै गुना हो गई? एन गुना। ये गुणे का चिन्ह लगा, देख लें ध्यान से। इसी को हिंदी में कहेंगे कि एक सेल की धारा का एन गुना धारा हमें मिलने लगेगी। अतः इससे अब एक बात समझ में आ रही है कि जब आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर का मान बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर की तुलना में बहुत कम, कैपिटल आर आपका बाह्य प्रतिरोध है, इसका मान बहुत ज़्यादा है, तो हमें जो है इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिक धारा प्राप्त होगी अथवा अधिक लाभ होगा। तो एक पॉइंट इस तरह से आप देखेंगे। अतः जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर बहुत अधिक हो, तब हमें सेलों को श्रेणी क्रम में
जोड़ने पर लाभ होता है, अर्थात धारा अधिक मिलती है। क्लियर हो गया? ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न पूछता है कि सेलों को श्रेणी क्रम में कब जोड़ेंगे। तो सेलों को श्रेणी क्रम में तब जोड़ेंगे जब बाह्य प्रतिरोध इसका मान बहुत उच्च हो, इसका मान बाह्य प्रतिरोध का मान बहुत उच्च हो और हमारे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत न्यून हो, तब हमें जो है सभी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने। तो यही लिखा है, यदि R इज ग्रेटर देन एन आर जो है एक स्मॉल r जो है एक सेल का प्रतिरोध है, n से गुणा कर दिया तो टोटल जो है आपके सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध ये ज्ञात हो गया और यह जो है बहुत कम है और कैपिटल R बहुत ज़्यादा है। तब एन आर को, चूंकि ये बहुत कम है इसलिए इसे नगण्य मान लेंगे। तब जब नगण्य मान लेंगे तब यही हमारा फार्मूला, एक तरह से आप कहेंगे बेटा जब इसे नगण्य मान लेंगे तो हमारा फार्मूला इस टाइप से होगा, इसे हटा देंगे तब हो जाएगा n गुणे ई बटे आर। ऐसे मैंने लिख दिया तो वही है n गुणे ई बटे आर लिख दिया। और ई बटे आर क्या है? एक तरह से एक सेल की धारा है और उसमें n से गुणा हो गया, यानी अब हमारी धारा जितने सेल लगाए रहेंगे, 2 सेल तो 2 गुना, 3 सेल लगाए रहेंगे तो 3 गुना, और n सेल लगाए हैं यदि श्रेणी क्रम में तो हमारी धारा जो है वो n गुना हो गई, यहाँ n गुणे ई है। तो इस तरह से एक बात निकल कर आई जो इम्पोर्टेंट है कि जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो और बाह्य प्रतिरोध, हमारा लोड का प्रतिरोध बहुत उच्च हो, तो हमें सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर अधिक धारा प्राप्त होती है अथवा लाभ होता है। इस तरह से हम लोगों का सेलों का श्रेणी संयोजन हुआ और इसमें आपने देखा कि कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा परिपथ का, अथवा सेलों का आंतरिक प्रतिरोध कुल कितना हो जाएगा, तथा सभी सेल मिलकर कितने एम्पियर की धारा देंगे। उसके लिए ये फार्मूला आ गया, I बराबर एन ई बटे कैपिटल R प्लस एन आर, स्मॉल n स्मॉल r। ये आ गया आपका फार्मूला। इससे हम लोग ज्ञात कर लेंगे कितने एम्पियर की धारा। बेसिकली सबसे ज़्यादा यही पूछता है कि कब श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हमें लाभ है सेलों को, तो हम लोग टार्च में श्रेणी क्रम में ही जोड़ते हैं। तो जब बाह्य प्रतिरोध का मान ज़्यादा हो और सेलों का आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम हो तब हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, हमें ज़्यादा लाभ मिलता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। शेष हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं।